हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज के क्लास का जो टाइटल है वो रहने वाला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड स्ट्रक्चर, जिसमें हम टॉपिक करेंगे सेट। जैसे कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो होगा सेट। और जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है दैट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड स्ट्रक्चर। ये मैथ कहाँ कहाँ यूज़ होता है पहले तो मैं यही बता देती हूँ, ताकि जो भी बच्चा वीडियो देखे अगर वो अदर देन यहाँ बिलोंग करता है इन कोर्सेज़ के तो वो ना देखे, बिकॉज इससे आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। अगर आप बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं सीएससी से, ठीक है, तो इन सभी स्ट्रीम्स में तो ये वेरी श्योर यूज़ होता है टॉपिक, ठीक है। ये मैथ हर स्ट्रीम में से बिलोंग करता है। और आपको जो ये टॉपिक दिख रहा है सेट, ये मैं कह दूँ तो 8 to 10th 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, और जहाँ भी आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, हर एक मैथ का जो एक बेसिक होता है सेट से शुरू हो जाता है। लगभग हर मैथ 11th में आपने देखा होगा, अगर आप, क्योंकि आप बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीसीएमसी कर रहे हैं, तो आपके पास 1-2 में मैथ तो ज़रूर ही रहा होगा। तो आप जानते हैं 12th की स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर आपका सेट आ जाता है, ठीक है। 11th में आ जाता है सेट और फिर रिलेशन एंड फंक्शन। ये रेलेवेंट टॉपिक्स है और ये हर जगह यूज़ होते हैं। तो इफ़ यू आर स्टडिंग मैथ इन एनी ऑफ योर कोर्स तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो। तो आप इसको पूरा देखें और समझ लें कि सेट में क्या क्या होता है। आज वाली क्लास में करेंगे बिल्कुल बेसिक ऑफ सेट, कि सेट होता क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसको जानना ज़रूरी होता है कि ये है क्या चीज़ है। जैसे अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताना शुरू करती हूँ तो अगर मैं सीधा ही लिख दूँ 2+3 आयोटा तो आप कहोगे ये क्या है। उससे पहले मुझे आपको आयोटा बताना पड़ेगा, उससे पहले मेरे को ये बताना पड़ेगा -1 अंडर द रूट भी कोई चीज़ आती है जिसकी वजह से आयोटा पैदा होता है, आयोटा का जन्म होता है। तो उसी वजह से अगर आपको मैथ पढ़ाना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाना है, तो आपको सेट के बारे में जानना ज़रूरी होगा। सेट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम उसके सारे टाइप्स पढ़ लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कि ये एक मेन डोर है। किस चीज़ का मेन डोर है भाई? जो आपने आगे टॉपिक करना है उसका मेन डोर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सेट का मतलब क्या होता है, आप सबके दिमाग में आ गया होगा भी सेट क्या ही होता है। तो जो किसी को धुंधली सी डेफिनेशन याद होगी, किसी को एग्जैक्ट याद होगी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, देखो सबसे पहले मैंने बोला कलेक्शन है, दूसरा मैंने बोला वेल डिफाइंड है, और तीसरा बोला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं। इन तीनों वर्ड्स के अपने अपने मायने हैं, और वो मायने क्या हैं देखो। कलेक्शन का मतलब तो आप समझ ही गए होगे कि ग्रुपिंग हो रखी है भाई, ठीक है, ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर ये ग्रुपिंग है तो भाई ठीक है, ग्रुप्स है, मतलब कि आपने अगर किसी चीज़ को मैनेज करके ग्रुप करके रखा है तो दैट इज कलेक्शन। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड होता है भाई जो आपके घर पे भी उस चीज़ को, आपके घर पर उस चीज़ का वही नाम है, पड़ोसियों के घर पे भी उस चीज़ का वही नाम है, आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके स्टेट में उस चीज़ को वही नाम देते हैं। मतलब जो आपने बोल दिया हर किसी के लिए उसका मतलब वही है। आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप लंदन में हैं, उसके बाद आप जहाँ मर्जी हैं, ठीक है, तो अमेरिका में है, कनाडा में है, जहाँ भी है, मतलब ऑल यूनिवर्स में उस चीज़ के वही मायने हैं। वो होता है वेल डिफाइंड। अगर देखो मैं ऐसा कह देती हूँ कि सन है, ठीक है, मैंने कहा सन है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सन इंडिया में ही सन है, पाकिस्तान वाले इसको मून बोलते हैं, या लंदन वाले, अमेरिका वाले इसको स्टार बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सन सन है ना, तो वो वेल डिफाइंड चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए लाइक आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, ठीक है, तो कोई कहेगा कैटरीना, कोई कहेगा ऐश्वर्या, कोई कहेगा तापसी पन्नू, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर किसी का, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है ना। वो चॉइस क्या करती है, वेरी करती है। जब पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं तो वो चॉइस अलग अलग हो गई है, तो वो वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है। वेल डिफाइंड जैसे कि मैंने ये लिख दिया, आप सब कहोगे कि 1 है, ये लिख दिया आप कहोगे 2 है, उसके बाद मैंने एप्पल लिख दिया तो सब इसको एप्पल ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे स्टेट में जाके, या जैसे कि अगर आप इंडिया में जहाँ पर भी है, मान लो आप बेंगलोर में हो तो आप उसको ऑरेंज बोल रहे हो, अगर आप दिल्ली में आ गए तो उसको एप्पल बोल रहे हो, ऐसा नहीं है ना। एक जो चीज़ है, एक जो ऑब्जेक्ट है, उसको पूरी दुनिया उसी नाम से जाने, दैट इज वेल डिफाइंड। क्लियर है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई चीज़ रेपिटेशन में ना हो, कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो, उसको बोला जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने कहा आपको कि क्या एग्जांपल देना चाहिए, हाँ सन ही लगा लो। सन क्या कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि हमारे पास सन है और पड़ोसियों के पास भी एक सन है, और हमारे गांव में जो घर है उस पर भी एक सन है, और हमारा भाई भाई दिल्ली रहता है उसके पास भी एक अलग सन है, ऐसा तो नहीं है ना। सन एक ही है, वो डिस्टिंक्ट है।
और चलो मैं सेट बता देती हूँ, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने ये कलेक्शन बना दी, ये इसकी नोटेशन है, ऐसे बना देना, ठीक है। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। आप सब जानते हैं, ये से वाकिफ़ हैं और बेसिक चीज़ें ही बतानी है मुझे, आपको इतना बेसिक से शुरू कर देना कि कोई कन्फ्यूजन ना हो और हार्ड भी ना लगे ये टॉपिक, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा है कि सेट कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन बना दिया भाई। उसके बाद वेल डिफाइंड है, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 एंड 3 हो गया। अब मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर फिर से भी एक 1 है। अब आप कहोगे मैडम ये रेड कलर का, ये पर्पल कलर का, ऐसा तो नहीं है भाई, 1 तो 1 ही है ना, कलर चेंज करने से क्या हो जाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है ना, ये रिपीट हो गया, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे भाई 1 2 3, ठीक है। जो रिपीटेशन में मान लो 2 और होता तो 2 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उस चीज़ को एक ही बार काउंट करोगे। अब कोई कहता है मेरी फेवरेट हीरोइन भाई ऐश्वर्या राय है, ठीक है। अब आपका दोस्त कह रहा है मेरी भी ऐश्वर्या राय है, तो ऐश्वर्या राय तो एक ही है ना, उसको 2 बार थोड़ी ना काउंट कर लोगे इंडस्ट्री में, नहीं ना कर सकते। तो डिस्टिंक्ट माने क्या है, वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही, वो एक ही है, वो यूनिक है। ये सब बताने के बाद हम कहेंगे इन सारी चीज़ों से मिला के जो भी बन के आएगा दैट इज सेट। क्या होगा, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको जो मिला के बनता है वो होता है एक सेट, ठीक है। सेट के बारे में समझ गए। सेट की फॉर्मेशन क्या होती है, नोटेशन क्या होता है, देखो ये ऐसे लिखा जाता है, ये बनाया ना मैंने करली ब्रैकेट, टैबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, सिंपली बिल्डर फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। टैबुलर फॉर्म क्या कहती है स्टूडेंट्स, टैबुलर कहती है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपके पास एक क्या बताऊँ, आपकी जो क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास है और सारे स्टूडेंट्स के नेम लिख दिया आपने। अब देखो क्लास में अलग चीज़ है, क्योंकि क्लास में मान लो 2 राहुल हैं तो दोनों को राहुल ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि नाम रिपीट हो रहा है तो एक राहुल को ख़त्म कर दोगे वहाँ से, नहीं, दोनों राहुल की अपनी ही इंपॉर्टेंस होगी। 2 नेहा है तो दोनों नेहा की इंपॉर्टेंस होगी, क्लियर है। तो वो एग्जाम्पल तो खैर मुझे नहीं देना चाहिए। टेबुलर फॉर्म्स क्या है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा के गैदर करके लिख दो, ठीक है, विदाउट डिफाइनिंग दियर रिलेशन, आप उन सबको उठा के गैदर करके लिख दो, वो होता है टेबुलर फॉर्म। मतलब टेबल टाइप बना दिया आपने, सब चीज़ों को उठा के ले आए ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बस उनको गैदर अप करके आपने दिखा दिया कि दिस इज सेट, ओके। बिल्डर फॉर्म क्या कहती है, बिल्डर फॉर्म होता है ये रिलेशन टाइप का, आपको रिलेशन बताना है कि जो इस रिश्ते में आता है वो आ जाओ भाई सेट में। जैसे कि मान लो आपके पापा हैं, ठीक है, अब आपने कहा पापा के फ्रेंड्स आ जाओ सारे, तो पापा के जितने फ्रेंड्स थे वो आए और आपने लिखा एक्स इज अ सेट, और एक्स कौन है, फ्रेंड्स ऑफ फादर, ठीक है, ये कौन है, फ्रेंड्स ऑफ फादर, फ्रेंड्स ऑफ योर पप्पा, यही है, यही होगा। तो आपने रिलेशन टाइप का एक सेट बना दिया, वो होता है बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मेरे पास एक पी नाम का सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। लाइक पप्पा के फ्रेंड कहाँ से हैं बच्चों, मान लिया आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के आपके फ्रेंड उठा लिया आपने। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि बेंगलोर वाले भी आ जाओ, ठीक है, तमिलनाडु वाले भी आ जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे, उन सबको भी कहोगे आ जाओ। सिर्फ आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, लाइक नेचुरल सेट में से बिलोंग करता है। यहाँ ना इंटीजर लिखा, ना जेड लिखा, ना रियल लिखा, ना कॉम्प्लेक्स लिखा, कुछ नहीं ना, सिर्फ एक चीज़ डिफाइन कर दी, लाइक योर ओन सिटी एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल ले आओ भाई। 3 के मल्टीपल कौन कौन से बच्चों, 3 के मल्टीपल 0 तो होता ही है, 3 6 9 12 15 और चलते जाओ अप टू, तो ये सारे हो गए इसके अंदर। तो पी को क्या बताया आपने, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि रिलेशन टाइप से आपने बिल्ड करी है, बिल्ड हो गया ना, यहाँ पर देखो ये 3 ने बिल्ड कर दिया ना इस सेट को, क्लियर है, तो होते बिल्डर फॉर्म। अगर टेबुलर की बात चले तो भाई लिमिटेड ही होंगे, देखो इस इनमें ना फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी है, वो मैं आगे बता दूंगी बहुत डिटेल में, पर यहाँ मेरा जो मेन मोटिव है वो ये बताना है व्हाट इज टेबुलर फॉर्म एंड व्हाट इज बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपने क्या करा, एज इट इज, ठीक है, आपने उठा के रख दिया है और यहाँ पर आपने क्या है, रिलेशन डिफाइन करके और रिलेशन से बताया है, ठीक है, ओके। अगर जैसे कि मान लो आपकी फैमिली को बोलोगे आप, तो फैमिली क्या है, फैमिली इज अ सेट ऑफ मेंबर्स एंड एक्स आर पर्सन्स इन ब्लड रिलेशन विद यू, ठीक है, विद यू, आपके जो ब्लड रिलेशन में, लाइक इफ यू आर मैरिड, दिस इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, यू आर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लाइक गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड इस सेट में नहीं आती है, वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, बाकी ब्लड रिलेशन वाले आपके फैमिली के सेट में आ जाएंगे, ठीक है, वो होगी बिल्डर फॉर्म। और आपने सीधा लिखा भी पापा है, मम्मा है, ब्रदर है, सिस्टर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, वो सब आपके क्या आ गए हैं, टेबुलर फॉर्म आ गया, आप उनके नाम लिखते हैं, बाय रिलेशन मेंशन करते हैं, और ये हो गया क्या, बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, आई थिंक फैमिली वाले एग्जाम्पल से तो क्लियर हो ही गया होगा व्हाट इज टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, डिफरेंस क्या है इनमें। और देखो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा,
पर ये वैसे ही है। अगर मैं आपको कह दूं ये इतना ही ज़रूरी है, जैसे कि चलो नहीं देते हैं इसको और एग्जाम्पल, इतने से ही समझ आते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आपको ना, ये आपका घर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, आपको सीढ़ियाँ तो जाना पड़ेगा। सीढ़ियों का कोई काम नहीं है, पर वो बीच रास्ते में काम आ रही है क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। तो वो सीढ़ियाँ ही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टेयर्स ही हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी, ठीक है। तो अब ये नोटेशंस है, नोटेशंस होती हैं भाई, अब मैथ है भाई, मैथ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज ये वही है, सेट और जो रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होगा ये वही लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है देखो, अगर मैंने लिखा x है और ये साइन बना दिया तो इसका क्या मतलब, दिस इज बिलोंग्स, इसका मतलब है x जो है वो a में बिलोंग करता है। लाइक आप अपने फैमिली के सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अपने कॉलेज के ग्रुप में बिलोंग करते हैं, आप आपकी क्लास में बिलोंग करते हैं, आप आपके कॉलेज में बिलोंग करते हैं, और आप पड़ोसियों के घर में बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। तो उसको लिखा जाएगा x डजन बिलोंग्स टू a। यहाँ पर a आपका फैमिली नहीं है, a आपका पड़ोस वाला फैमिली है, एंड यू आर नॉट बिलोंगिंग टू योर नेबर्स, ओके। ये क्या होता है, ये जीरो बनाया, उसको फिर काट दिया, दिस इज 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 हो गया। इसके अंदर क्या होता है, दिस नो एलिमेंट, इसका मतलब नो एलिमेंट इन सेट, ठीक है। उसको ऐसे लिखा जाता है, देखो ऐसे लिख दिया, या फिर लिख देते हैं 5 है, मतलब वहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था, ये देखो ब्रैकेट खाली है। लाइक आपके पास एक बास्केट है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो वो खाली है ना, तो खाली को क्या लिख दोगे आप, ये रहा एम्प्टी, दैट इज 5। What is U? What is U in relation in the chapter of set? U is universal set. अरे तो गायब ही हो गया, यूनिवर्सल सेट, ओके। व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर का सेट, i इज इंटीजर्स का सेट, i नोट, अब इसका क्या मतलब होता है, ये होता है नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, देखो नॉन जीरो का मतलब होता है -1 -2 -3 अप टू जा रहे हैं, और यहाँ से 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखो अप टू जा रहा है इन्फिनिटी तक, और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या है, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो यहाँ जीरो दिख रही है मतलब जीरो एक्सक्लूड हो गई है। ये क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स का सेट, आई पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। सी नॉट मतलब ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, ओके, और ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड जीरो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। क्याउ इज रैशनल, क्याउ नॉट इज नॉन जीरो रैशनल, क्याउ पॉजिटिव पॉजिटिव रैशनल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आर रियल नंबर, आर नोट नॉन जीरो रियल्स, और आर पॉजिटिव इज पॉजिटिव रियल्स, सो सिंपल। ये सिर्फ नोटेशन है बच्चों, काम आएंगी। उसके बाद व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, जो मैंने फॉर्म बताया था बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, उसके अंदर देखो जो एक आ रहा था फाइनाइट सेट और एक आ रहा था इनफाइनाइट सेट, तो वो डिफरेंस आ जाता है। वो तो थे सिर्फ टाइप, लिखने के टाइप, और ये हैं आइडेंटिफिकेशन के टाइप। आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लाइक बड़े छोटे को डिफाइन करने के लिए क्या, जो एज में बड़ा है, हाइट में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, तो ये क्राइटेरियाज होते हैं ना किसी चीज़ को डिफाइन करने के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर सेट को भी डिफाइन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए अपने पास एक फाइनाइट सेट है और एक इनफाइनाइट सेट है। उनको पढ़ लेते हैं क्या। फाइनाइट सेट इज, आपको पी नजर आ रहा है, देखो डिस्प्ले पे आ रहा है स्क्रीन पे, तो पी के अंदर है ए बी सी। अब आपने देखा ए बी सी क्या है बच्चों, एक ही सेट है, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। लाइक आपकी फैमिली में आप हैं, आपके फादर, आपके मदर है, 3 ही लोग हैं, तो वो क्या होगा फाइनाइट सेट। क्या कोई अलग सेट है, 2 4 6 8 है। आर कोई अलग सेट है, मंथ ऑफ ईयर है, तो कितने होते हैं 12 ही होते हैं ना, अनलिमिटेड थोड़ा ना होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होते ना, 12 ही तो होते हैं। तो ये क्या हो गए फाइनाइट सेट, जिनको आप फाइनाइटली बता पा रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होने चाहिए, एक नॉन नंबर होना चाहिए, आपको पता हो कि इतना आ रहा है, ठीक है, नॉन नंबर होना चाहिए। मान ले 10 आ गया, 15 आ गया, 100 आ गया, 200 आ गया, 1 लाख आ गया, पर आपको पता होना चाहिए कि इतने हैं। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, आपको पता ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता ही नहीं है। लाइक सेट ऑफ इंटीजर, आपको पता है क्या कितने इंटीजर है दोनों तरफ जीरो के, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं, अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है कि नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
एलिमेंट्स है यहाँ पर। x दे रखा है भाई, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट में, उसके बाद x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे, देखो नेचुरल से शुरू है तो नेचुरल कहाँ से होता है भाई, 1 से शुरू होता है। अगर अब आपसे कोई पूछ ले 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट फाउंड नेचुरली ना। अगर मैंने लिख दिया दैट इज, देखो यहाँ पर एक लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ पर एक लैपटॉप है, अगर मैं इसको गायब कर दूँ तो यहाँ पर कितने लैपटॉप है, आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे 0 लैपटॉप है, नहीं बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे नो लैपटॉप, ठीक है, नो स्टिकर, ऐसा ही बोलोगे। तो क्या 0 आपको नेचुरली दिख रहा है कहीं पे, नहीं, पर 1 के बाद दिख रहा है भाई, और यहाँ इसके मायने भी है, इसलिए ये होल नंबर में आता है, नेचुरली फाउंड नहीं किया जाता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है, सो मैनी है, और हम बता नहीं पा रहे कितने, दैट्स व्हाई दिस इज इनफाइनाइट सेट। ऑल सेट, ऑल क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या होता है भाई, इक्वालिटी ऑफ सेट होता है, अगर इक्वालिटी मतलब दो सेट को इक्वल बताना आपने, और कैसे बताओगे इक्वल है, अगर मेरे पास ए है जिसके अंदर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, दूसरा कोई सेट है बी, उसके अंदर भी ए बी एंड सी है, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक ए बिलोंग करता है ए में, तो वही ए बी में भी बिलोंग करे, बी बिलोंग करता है ए में, तो वही बी भी बिलोंग करे बी में, अगर सी बिलोंग करता है ए में तो सी बिलोंग करे बी में, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। कार्डिनलिटी आ जाती है भाई, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो अपने आप ही इक्वल हो गया। ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि 1 2 को 3 4 और 5 के साथ कंपेयर कर दो, क्या कंपेयर करोगे, ये 1 2 है या 3 4 5 है, तो इक्वल है ही नहीं है, ठीक है, ये होता है इक्वालिटी ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट, भाई जिसके अंदर कोई जॉइंट ही ना हो, जॉइंट ना हो, दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हो गया। अब ये कैसे दिखाओगे आप, देखो मेरे पास एक सेट आर है, एक सेट एस है, और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ए था, क्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, क्या इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, दैट मीन्स आर एंड एस आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अगर कुछ कॉमन होता तो बोल देते ना कि कोई एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, तो ये गई डिसजॉइंट एलिमेंट हो गए, इनका कोई भी उसका एलिमेंट दूसरे में नहीं जा रहा है। नाउ व्हाट इज फैमिली ऑफ सेट, ये क्या होता है, देखो एक सेट जो कि सेट्स का ही सेट है, एक ऐसा सेट लाइक एक मूवी नहीं है वो, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, अब शाहिद कपूर की है, वो कहते हैं ना कि इस फैमिली में कितने परिवार रहते हैं, कह रहे 40, कह फिर इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, एक जोक है उसके अंदर ये। तो एक सेट ऐसा जिसके अंदर जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स ही हो, ठीक है, एक ऐसा बड़ा परिवार जिसके अंदर छोटे छोटे परिवार बहुत सारे हों, उसको बोलेंगे, इस वाले सेट को बोलेंगे फैमिली ऑफ सेट, ठीक है, फैमिली हो गई ना सेट्स की। सेट खुद क्या है भाई, एलिमेंट्स की फैमिली है, एलिमेंट्स की फैमिली है, और फैमिली ऑफ सेट्स क्या होगा अभी, सेट्स की फैमिली, तो ये भी बड़ी फैमिली में आ गए कि नहीं आ गए। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 1 2 कोई सेट है, 3 4 कोई सेट है, 5 एक एम्प्टी सेट है, ये क्या होता है, एम्प्टी सेट, जहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता, ये ऐसे दिखाया जाता है, पर ये हर सेट का सबसेट होता है भाई, दिस इज रूल, लाइक यू इज यूनिवर्सल सेट, ये सबका बाप होता है, उसी तरह 5 सबका बच्चा होता है, ये हर किसी सेट का सबसेट होता है। सबसेट मैं आगे बता दूंगी कि क्या होता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर ये सारे सेट्स को मिला के पढ़ा जाए तो ये एक बड़ा सेट बनता है, और इसको बोलोगे फैमिली ऑफ सेट्स। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज सबसेट ऑफ ए सेट। कोई ए सेट है, उसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए सेट। अच्छा, यहाँ मैंने ये लिखा है, यहाँ मैंने और बना दिया, चलो कोई बात नहीं, डोंट गो बाय द स्टेटमेंट, गो बाय द मीनिंग। मीनिंग इज कि एक छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, इज अ बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर, ठीक है। तो छोटे भाई के पास क्या होगा, बड़े भाई की सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ होंगी, तो बड़ा अपनी कुछ चीज़ें पर्सनल रख रहा है भाई अलग से। तो कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर ए बी सेट है, किस टाइप का है वो, इस ए को भूल लो भाई पहले, तो यहाँ से इस ए के साथ तो मैं बता नहीं पाऊंगी ना। देखो कोई बी सेट है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने कोई ए सेट है जिसके ऊपर थे 1 और 3 एलिमेंट थे उसके पास, तो आपने देखा भाई ए के अंदर जो एलिमेंट है ना वो सारे बी के अंदर है, पर बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है, लाइक 2 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा है, तो ए जो है वो छोटा हो गया ना बी से। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी,
ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, बोल दिया हमने, ए जो है वो सेट है, सबसेट है बी का। कब? जब ए का हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इस डेफिनेशन से देख लो, इस एग्जांपल से। अब ये आते हैं दो टाइप से, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सेट का क्या होता है बच्चों? प्रॉपर सेट होता है प्रॉपर छोटा हो वो उससे। ठीक है, प्रॉपर छोटा का मतलब है एग्जैक्ट उतना नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ। हाँ भाई बच्चों देखो, प्रॉपर सेट क्या होता है? जो प्रॉपर छोटा हो बड़े भाई से, एग्जैक्ट, जैसे कि ट्विंस होते हैं ना, लाइक ट्विंस, एग्जांपल्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग में आ रहे हैं मेरे, ट्विंस। ठीक है, तो ट्विंस क्या होते हैं? एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, सेम टाइम पे हुए होते हैं, तो उनको बोलेंगे आप वो इम्प्रॉपर सेट होते हैं, वो खुद के ही इक्वल आ जाते हैं। प्रॉपर इज प्रॉपरली छोटा भाई होना चाहिए। लाइक मेरे पास एक बड़ा सेट है, मैंने छोटा बना दिया। देखो बी कोई सेट है 2 3 4 5 एलिमेंट का, ए कोई सेट है 2 3 4 के साथ। आप बोलोगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, है भाई, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। ये हो गया। अगर मैं बोलूँ ए कोई सेट है 2 3 4 का, बी कोई सेट है 2 3 4 का, तो क्या इसमें ऐसा है? देखो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, आप तो ऐसे लिख पा रहे हो, इसका मतलब ए तो बी के इक्वल है। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यही तो हुआ कि ये जो ए है वो खुद का क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है, वो खुद ही तो हो गया ना। देखो इसके छोटे कितने बना सकते थे आप बच्चों? देखो मैं अगर समझाना चाहूँ किसी और तरीके से, देखो अगर मेरे पास ये सेट है, दिस, मेरे पास ए दे रखा है बच्चों 1 और 3, तो मैं इसके कितने सबसेट बना सकती हूँ? एक तो 1 बना लिया मैंने, एक मैंने 3 बना लिया, एक मैंने 1 और 3 बना लिया, और एक 5 जो मैंने कहा हर किसी का बच्चा होता है। तो आप देखोगे इसके अंदर क्या बच्चों? ये जो 3 सेट है, ये दोनों और ये वाला, ये 3 तो क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट हो गए। और जो ये एक बच गया ये वाला, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये तो खुद के इक्वल आ गया ना। देखो ये खुद के इक्वल है, जो प्रॉपर छोटे हैं दैट इज प्रॉपर सबसेट्स, और जो खुद के इक्वल आ रहा है, खुद का तो सबसेट हर कोई ही होता है ना, तो उसको क्या बोलोगे? इम्प्रॉपर सेट। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि 5 जो होता है ना वो सबका छोटा होता है ना, तो वो प्रॉपर सबसेट होता है एवरी सेट का, क्योंकि छोटा है भाई। उसके बाद खुद इटसेल्फ जो होता है वो क्या होता है? एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑन नेक्स्ट। देखो भाई क्या दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे? दैट इज नल सेट और एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो क्या हो गया? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, डिनोटेड बाय 5। और देखो एग्जाम्पल देखो ध्यान से इसका, मेरे पास कोई p है जिसके अंदर वो x आ रहे हैं जिनका स्क्वायर करे तो 4 आ जाए, और x जो है वो ओड है। देखो x कोई भी नंबर हो, मान लो 1 है मेरे पास, ओड है, x 3 है, तो x स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा? 1, इसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया। क्या x का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? देखो आप ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। ये तो तभी आ सकता है ना जब x आपके पास +-2 हो। ये तो क्या है? इवन नंबर है। इवन है कि नहीं है? तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं आया तो क्या बोलोगे आप इसको? दिस इज अ एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है बच्चों? पावर सेट इज एक कोई सेट है ए मेरे पास, और उसका पावर सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, मेरे पास ए है कोई 1 और 3 है। ठीक है, उसके बाद इसके जो सबसेट्स होंगे वो कौन होंगे? सबसेट्स एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और एक ये खुद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं डिफाइन करती हूँ कि प्रॉपर सबसेट कौन थे। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर बताए थे ना हमने। प्रॉपर थे 5, 1 और 3, यही थे। और इम्प्रॉपर क्या था बच्चों? इम्प्रॉपर था आपके पास 1 और 3, यही था। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से जनरलाइज ही कर देते हैं। 2 एलिमेंट थे मेरे पास, ठीक है, तो इसके अंदर कितने, ये टोटल कितने बन के आए हैं? ये बन के आए हैं 4। इसने ये नहीं कहा ना कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, इसने टोटल सबसेट्स का है ना, तो वो कितने बन गए? 4। 4 कैसे आया? 2 की पावर 2 करने पे आ गया, है कि नहीं है? उसके बाद देखो ध्यान से, अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, कोई सेट मैंने ले लिया 1 2 3, कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, जनरलाइजेशन भी, इसके मैं सबसेट्स बनाती हूँ।
ठीक है। सबसेट्स क्या होंगे इसके, लाइक 1, अच्छा 5 लिखो सबसे पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। फिर दो दो का पेयर कर दो, 1 2, 2 3 एंड 3 3 1 हो गया, ओके। और ये देखो आप इसको 1 3 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं चल रही, ऑर्डर्ड पेयर होता है भाई अगर एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा, अगर ऐसा है इक्वल है तो एक्स को वाई के इक्वल आना पड़ेगा। दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। पर अब ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं चल रही, अब सेट है तो आगे पीछे लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पर इसको इरेज करो, लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, 8 हो गया। यहाँ एलिमेंट कितने थे 3, तो अगर मैं कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अरे अरे अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने आएंगे बच्चों, 2 की पावर n। अगर किसी, देखो किसका पावर सेट है, और ये किसी a एलिमेंट, a सेट था उसका पावर सेट है, उसके अंदर 2 रेज टू पावर n एलिमेंट आ रहे हैं। और कब आए हैं, ये a जो था, a जो सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से कोई और चीज़ देखो, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर a कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट है, या कोई भी एलिमेंट्स है ये। अब इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो 2 रेज टू पावर 10 कर दोगे तो ये कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका आंसर, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, जनरलाइज हो गया है कि 2 की पावर n आपके क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं किसमें, पावर सेट में, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल for more updates. Visit the channel again and again. Thank you so much. Bye bye.